आप स्टार्ट थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 3 चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। ठीक है, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इडियम्स के बारे में जान लेते हैं कि इडियम्स क्या होते हैं। इडियम्स An idiom is a special way of saying something that doesn't mean exactly what the words say, but it has a hidden meaning. तो इडियम ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, उनका एक इनडायरेक्ट मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश में कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बारिश हो रही है, बहुत ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, अंधाधुंध बारिश हो रही है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये ईडियम है। कहते हैं दिस वर्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इसका मतलब है कि ये मेरे लिए काम करना बहुत ही आसान है। जो हम कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ के खेल तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बाएं हाथ खेल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये काम करना बहुत ही आसान है। तो इंग्लिश में इस इडियम को कहेंगे दिस वर्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। दैट मीन्स इट इज समथिंग वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो ये कुछ इडियम्स हैं हमारे, इनको पहले कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट कलर टर्म। तो ये कलर्स हमें इसमें डालने हैं। गिव समवन अ ब्लैक लुक। ब्लैक मीन्स लुक ऑफ एंगर और डिसलाइक, जब आपको कोई पसंद ना हो। द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वो इंसान जो कहते हैं कि उसने खानदान की नाक कटा दी। द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। ही केम टू माई हाउस आउट ऑफ द ब्लू, कि उसका आने का कोई प्लान नहीं था, मुझे कोई संदेश नहीं था और अचानक वो मेरे घर पहुंच गया। आउट ऑफ द ब्लू। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत 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 ही कम होने की पॉसिबिलिटी है, बहुत ही रेयर चांस है। ठीक है, तो जब कुछ होने की संभावना बहुत 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 कम हो तो उसको आप कहते हो वंस इन अ ब्लू मून, कि शायद ही कभी सालों में कभी एक आध बार कोई चीज घटित होती हो। लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स, ब्लैक लिस्ट। किसी को ब्लैक लिस्ट में डालना मतलब वो किसी चीज का में उन्होंने कुछ गलती की है, कोई डिफॉल्ट किया है और उनका नाम ब्लैक लिस्ट हो गया है या ब्लैक लिस्ट में चला गया है। ठीक है, दैट इज ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ब्लैक बेल्ट, नहीं, ग्रीन बेल्ट। एन एरिया ऑफ फील्ड वुड्स अराउंड द सिटी इज ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे और बेसिकली ग्रीन एरिया जो होता है शहर के आसपास, पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए और क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए सिटीज के आसपास एक ग्रीन बेल्ट होती है। तो ग्रीन बेल्ट जहाँ पे ग्रीन एरिया हो, हरियाली हो। अच्छा, वैनिश इनटू द ब्लू।
कि गायब हो गया, खुले, जैसे खुले आसमान में उड़ गया, वैनिश इनटू द ब्लू। रॉयल ब्लड, ब्लू ब्लड, रॉयल ब्लड को ब्लू ब्लड भी कहते हैं। ये हो गया। टू हैव ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स उसको कहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो पेड़ पौधा लगाते हैं, वो एकदम से हरा भरा हो जाता है। कुछ लोगों के हाथों में ये हुनर होता है, तो दे आर सपोज टू हैव ग्रीन फिंगर्स। वो पेड़ पौधों को लगाना, उनके लगाए हुए बहुत अच्छे से फूलते हैं, दैट इज हैविंग ग्रीन फिंगर्स। टू भी, जब जेलसी का क्या कलर है? When someone is jealous, to be green with envy. Green is also color of jealousy. The blue-eyed boy, कोई किसी का फेवरेट हो, बहुत मनपसंद इंसान हो, तो उसको आप कहते हो द blue-eyed boy. Catch someone red-handed, किसी को रंगे हाथ पकड़ना, तो इसके लिए रेड कलर इसमें यूज होता है इंग्लिश के इडियम में, टू कैच समवन रेड हैंडेड, कि आपने चोरी करते समय उसको रंगों हाथ पकड़ लिया। टू गिव समवन और गेट द ग्रीन सिग्नल, ट्रेन पे खड़े होके वो जो टीटी जो वहां पे खड़े होते हैं लोग, वो ग्रीन सिग्नल देते हैं ना ट्रेन को कि आप जा सकते हैं, और अगर रोकनी होती है ट्रेन तो रेड फ्लैग हिलाते हैं कि अभी रुक जाइए, रास्ता खुला नहीं है। तो टू गिव समवन द ग्रीन सिग्नल मतलब जाने की परमिशन देना या जाने की परमिशन मिलना। ग्रीन सिग्नल मीन्स टू गो अहेड। टू रोल आउट द रेड कार्पेट, रेड कार्पेट इज टू वेलकम समवन। आप देखते हैं जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं या पार्टीज होती हैं या शादियां होती है, तो वहां गेस्ट को वेलकम करने के लिए एक जमीन पे रेड कारपेट बिछाया जाता है, तो लिटरली वो गिविंग अ स्पेशल वेलकम है। जब लाल कारपेट रोल आउट होता है तो दैट इज अ साइन ऑफ वेलकम, रोलिंग आउट द रेड कारपेट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कुछ अचानक होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ रेड हेरिंग, समथिंग दैट डाइवर्ट्स द अटेंशन, मतलब मुद्दा कुछ है और कुछ ऐसा अचानक इशू आ जाता है कि जो मेन मुद्दा है उससे वो ध्यान हटा देता है, उसको कहते हैं द रेड, रेड हेरिंग। ठीक है। टू गेट एंग्री, सी रेड, when someone gets angry, that person is seeing red. कहते हैं ना, बुल को लाल कपड़ा दिखाओ तो वो बहुत फिरोशियस हो जाता है, वो अटैक कर देता है, तो रेड इज अ साइन ऑफ एंगर। सो इफ समवन इज सीइंग रेड दैट मीन्स वो इंसान गुस्सा हो रहा है। तो ये कुछ कलर्स हैं, इसके बारे में आप अपना एसोसिएशन लिख सकते हैं। वाइट खड़ा, वाइट पीस के लिए माना जाता है, और पिंक लव के लिए माना जाता है, बच्चों के लिए पिंक चीजें बनती हैं। येलो हैप्पीनेस का एक साइन है। ऑरेंज एनर्जी के लिए है क्योंकि सन ऑरेंज होता है, वार्मथ के लिए है। और पर्पल होता है लग्जरी के लिए, रॉयल्टी के लिए। ओके, सो ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो पहले हम ये समझते हैं आर्ट क्या होता है। आर्ट होता है जब आप अपने फीलिंग्स और आइडियाज ड्रॉ करके या पेंट करके या डांस से या गा के आप अपने फीलिंग्स व्यक्त करते हैं बिना शब्दों के, तो उसको कहते हैं आर्ट।
तो आर्ट किसी भी तरह की हो सकती है, सिंगिंग एक आर्ट है, डांसिंग एक आर्ट है, हाथों से बनाना जैसे पॉटरी करना या कुछ और बनाना, ये सब भी आर्ट है, और ड्राइंग भी एक आर्ट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्ट। हम आज पढ़ने वाले हैं रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे सैयद हैदर रजा के बारे में। Sayyid Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combinations, captivating compositions. These are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. तो रजा, सैयद हैदर रजा एक बहुत ही नामी इंडियन आर्टिस्ट हैं, जिनकी जो आर्ट है उनमें ज्योमेट्रिक शेप्स आपको देखने को मिलती है और ब्लू और ऑरेंज कलर का बहुत इस्तेमाल होता है। तो यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स। रिनाउंड मतलब फेमस, ज्योमेट्रिक शेप्स मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड शेप्स, सर्कल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पेंटागन्स, तो जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं। सो इन हिज पेंटिंग्स आपको ज्योमेट्रिक शेप्स मिलेंगी और ब्लू ऑरेंज कलर का बहुत उपयोग मिलेगा। None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. तो वो इंसानों की फिगर्स नहीं बनाते हैं, ना अपने आसपास के सीन्स को ड्रॉ करते हैं, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाते हैं। His paintings belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any other external factor. तो बाहर का उनका क्या वातावरण है, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उससे उनको बहुत ज्यादा उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपना they originate when the artist tries to peep into his own inner mind. तो उनके अपने अंदर क्या चल रहा है उसको वो अपनी पेंटिंग्स में दर्शाते हैं। They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different combinations using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. तो वो इन सब शेप्स का अपनी पेंटिंग्स में यूज करते हैं, और कहीं पे बैलेंस होता है, कहीं पे इम्बैलेंस होता है, तो ये उनका एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है ऑफ व्हाट गोज ऑन इन हिज माइंड। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उस समय क्या सोच रहे हैं, वो इनके पेंटिंग्स दर्शाती हैं। ठीक है, Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context, and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. We realize that the painting is a visible form of very deep thought. तो जो एक पेंटिंग होती है वो एक बहुत ही गहरे विचार को एक कैनवस पे दर्शाती है, दिखाती है। Very few abstract paintings communicate with the viewers such as Raza's do. तो रजा की पेंटिंग्स में कुछ तो बात है कि एब्स्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी वो व्यूअर्स को बहुत पसंद आती है और वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और उनसे अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट कर पाते हैं कि वो पेंटिंग क्या कह रही है। Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12.
He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. Later, he went to France to study art. After a few years, he decided to settle in France. तो रजा मध्य प्रदेश के गांव में पैदा हुए, 12 साल से उन्होंने पेंटिंग शुरू की। पहले वो चित्रकला महाविद्यालय गए नागपुर में, उसके बाद जेजे स्कूल ऑफ आर्ट गए मुंबई, और उसके बाद वो आर्ट पढ़ने के लिए फ्रांस गए। और कुछ साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं फ्रांस में ही रहूंगा। और उनकी जो अर्धांगिनी है थी वो फ्रेंच थी, उन्होंने फ्रेंच लड़की से शादी की। He won many national and international awards. He was honored with all the 3 Padma Awards, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan, जो 3 highest awards हैं, वो तीनों रजा को मिले हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट से। With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual metaphysical path. Gradually, the Bindu or the point became the core of his paintings. तो धीरे धीरे बाकी ज्योमेट्रिक शेप से वो एक बिंदु पर आके केंद्रित हो गए, और वो जो डॉट है, वो जो बिंदु है, वो उनकी पेंटिंग्स में बहुत दिखने लगी। He described his work in these words: My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form, which is expressed in color, line, space and light. तो वो अपने काम को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं कि मेरा जो पेंटिंग्स हैं वो मेरे अंदर का जो वातावरण है, वो जो चल रहा है, वो मैं पेपर पे कलर, लाइन और स्पेस लाइट को इस्तेमाल करते हुए कागज पे उतारता हूँ। ठीक है। Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. For him, the effective medium of communication is his work, his paintings. Raza had great creativity. His paintings are very expressive. This great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. तो ये एक उनकी पेंटिंग का फोटो है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी, कितनी गहराई और कितने सुंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, और कितनी चेयरफुल, कितनी जिंदा दिल उनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी। और 23 जुलाई 2016 को 94 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया, वो पूरे हो गए। दूसरा है गोंद आर्ट के बारे में। गोंद आर्ट, गोंद आर्ट, ओके। गोंद आर्ट क्या है? ये गोंद आर्ट का फोटो है, आप देख सकते हैं। ये ट्राइबल आर्ट है। गोंद आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. तो इन सब स्टेट्स में गोंद आर्ट देखने को मिलती है, और ये ट्राइब्स हैं वहाँ की जो इसको बनाती हैं। From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before other inhabitants came here. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. तो उनकी जो लैंग्वेज है वो भी तेलुगु से मिलती जुलती है, और उनकी स्टोरीज से, उनकी माइथोलॉजी से, उनकी कहानियों से
फोक टेल से हमें पता चलता है कि वो हिंदुस्तान में हजारों साल से रह रहे हैं, और बाकी ट्राइब्स कहते हैं बाकी इनहेबिटेंट्स बल्कि बाद में आए थे. Gond art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques for preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smooth flowing process. तो ये सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है गोंद आर्ट. और लोग पहले अपने घरों की दीवारों पे इसको बनाते थे, और जो कलर्स बनाते थे वो भी नेचुरल चीजों से बनाते थे. और वो जो बनाने की टेक्निक है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सिखाई जाती थी. और इस तरह से ये आर्ट आगे चल रही है, जनरेशन पे जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी. पिछली पीढ़ी अगली को सिखाती है, वो इसको आर्ट को करते हैं, और इस तरह से ये चलती आ रही है. Gond art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. तो जो दिखता है वही गोंद आर्ट में आपको उनकी पेंटिंग्स में दिखता है, उनकी आर्ट में दिखता है. जो आसपास है वो उसको रिकॉर्ड और प्रिजर्व करते हैं आर्ट के फॉर्म में. In folk arts, you yourself prepare the canvas. Canvas क्या है? The surface on which you draw and the colors with which you draw. तो folk art में क्या होता है? अपना surface भी आप खुद तैयार करते हैं, अपने colors भी खुद तैयार करते हैं, और फिर आप पेंट करते हैं, फिर आप वो आर्ट बनाते हैं. That is why creating folk art is a very enriching experience. This richness is reflected in the choice of their medium. In the days of past, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. The different colors, various textures, and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. तो जो भी कलर्स बनते थे वो नेचुरली डिराइव थे और आसपास की चीजों से ही बनाए गए थे. जैसे अलग अलग कलर की सॉइल से कुछ कलर लिया, कुछ किसी प्लांट्स के जूस से लिया, कुछ लीफ से निकाला, कोई ट्री बार्क से निकाला, कुछ फ्लावर से आया, कुछ फ्रूट से आया, और कोल और काउ डंग से भी. तो इस तरह से कलर्स, एक आर्टिस्ट खुद अपने कलर्स तैयार करता है, और फिर वो कहाँ पे पेंट करने वाला है वो जगह तैयार करता है, और उसके बाद गोंद आर्ट की जाती है. ये एक अनदर एग्जाम्पल ऑफ गोंद आर्ट आप देख सकते हैं. कितना सुंदर और बारीकी का काम है. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. और इसे देख के हमें पता चलता है कि हम कुछ भी माध्यम लें, कि कुछ भी कलर्स लें, जो एक आर्ट की ब्यूटी है वो अलग अलग तरह से आप दर्शा सकते हैं. कोई एक तरीका नहीं है आर्ट बनाने का, कोई एक माध्यम नहीं है, कोई एक तरह का कलर नहीं है. What a deep thought this art conveys, and so easily. इसी से हमें देखने को मिलता है कि कलर्स कितने तरह के आप बना सकते हैं, कितने तरह की पेंटिंग्स बना सकते हैं, और कितनी अलग अलग जगह बना सकते हैं. जरूरी नहीं है आप कागज पे बनाएं, आप कपड़े पे बनाएं, और भी बहुत सारे कैनवस हो सकते हैं. In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. तो जैसे आप देख सकते हैं हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल हो सकता है, लेकिन जो गोंद आर्ट है वो बहुत ही जिंदा दिल और आकर्षक लगती हैं. The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles.
Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. तो जो पूरा एक पेंटिंग जो निकल के आती है वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और इम्प्रेसिव होती है. In today's art of commercialization, many men have taken up Gond art. But the roots of folk arts probably lie in the women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking, and in their leisure activities. तो ये पहले लोग लेजर एक्टिविटीज में करते थे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए. आजकल इसका कमर्शलाइजेशन हो गया है. लोग पेंटिंग बेचने के लिए बनाते हैं और अलग से आर्टिस्ट होते हैं. बट पहले जैसे लेडीज के अपने घर के चोर्स होते थे, क्लीनिंग, डेकोरेटिंग द हाउस, वही अपने खुद कलर्स बनाती थी और फ्री टाइम में ये पेंटिंग्स बनाती थी. चलो अब आंसर्स देख लेते हैं इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस के. ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. इनमें आपको स्पेलिंग्स ठीक करके लिखनी है. तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6. तो ये सारे आपके होमवर्क है. क्वेश्चन 1 to 6 आप क्वेश्चन 3 छोड़ सकते हैं. इसके अलावा सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है. क्वेश्चन 1 बहुत सिंपल है. इन सब की स्पेलिंग गलत है. आप डिक्शनरी से सही स्पेलिंग निकालिए और आप लिख सकते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पैसेज. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग्स. तो रजा की पेंटिंग्स में क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे उनकी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हैं और कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशंस हैं एंड कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज है. ठीक है. ये आप थर्ड क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं. क्वेश्चन 4 पे आओ. कंप्लीट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पैसेज. रजाज पेंटिंग्स डू नॉट डिपिक्ट. क्या नहीं मिलता है रजा की पेंटिंग में? ह्यूमन लाइक फिगर्स आपको नहीं मिलेंगी एंड सीन्स फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स आपको नहीं मिलेंगी. रजाज पेंटिंग्स आर डन इन एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल. तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स आपको रजा की मिलेंगी. His paintings are not inspired by his surroundings. The Raza's paintings present images from his own inner mind. जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, जो वो महसूस कर रहे होते हैं, वो उनकी पेंटिंग्स में दिखता था, वही वो बनाते थे. रजा की पेंटिंग्स में क्या मिलता है? They radiate peace and life at the same time. और बाद में क्या हुआ? The बिंदु became the core of Raza's paintings. बाद में वो बिंदु से रिलेटेड बहुत पेंटिंग्स उन्होंने बाद में बनाई. For an artist like Raza, his work or paintings are an effective medium of communication. तो शब्दों के बिना आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं आर्ट के थ्रू, वो आप रजा के पेंटिंग्स में देख सकते हैं. ठीक है. और पैराग्राफ में जो गोंद आर्ट के बारे में जो सब लिखा हुआ है वो आप वहां से लिख सकते हैं कि उनके कलर्स कैसे बनाए जाते हैं, वो कहाँ पे पेंट होती है, कौन करता है, कितने सालों से चलती आ रही है ये गोंद आर्ट, कौन से सेंट्रल इंडिया में मिलती है, कौन कौन से स्टेट्स में है, वो सब आप पैराग्राफ से लिखकर यहाँ से वो इंफॉर्मेशन निकाल के आप लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ से आप ये सब इंफॉर्मेशन निकाल के इस पैराग्राफ के लिए
लिख सकते हैं। Important features of Honda. Why does the author think that the roots of folk art lie in women's chores? क्यों कहते हैं राइटर कि जो लेडीज के रोजमर्रा का काम है उसी में इस आर्ट की जड़ें छुपी हैं? क्योंकि घर सजाने का, साफ रखने का, सुंदर बनाने का काम औरतों का होता था, तो ये आर्ट भी उन्होंने ही शुरू की होगी अपने घर को सजाने के लिए। ठीक है, क्योंकि घर को सजाने का काम घर की औरतों का होता था, घर का काम वो करती थी, घर को साफ रखना, सुंदर बनाना उनका काम था। तो ये माना जाता है कि ये जो फोक आर्ट है ये लेडीज ने ही शुरू की होगी अपने घरों को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। तो रूट्स जो इसकी जड़ है इस आर्ट की वो यहीं पे है। ठीक है, चलो क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ शेयर होगा जिसमें ये इनके आंसर्स भी होंगे। आप इनको आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए, इसकी समरी पढ़िए और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।